हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शमा और आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन का PYQ, जो कि होने वाला है बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, ताकि अगर आप लास्ट डे भी पढ़ाई कर रहे हो तो बढ़िया तरीके से पढ़ के अच्छे नंबर आप ले सकते हो इस वीडियो के थ्रू। सो बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व से क्या अभिप्राय है। नेतृत्व के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। हमें बेसिकली बताना है कि नेतृत्व होता क्या है और इसके ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है। हमें इसमें बस ये बताना है। तो सबसे पहले हम जब भी अपना आंसर स्टार्ट करते हैं, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपको पहले उसका देना पड़ेगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। दैट इज़, राजनीतिक व्यवस्था में नेतृत्व का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी समाज, संगठन या राष्ट्र बिना प्रभावी नेतृत्व के अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। नेतृत्व वो शक्ति है जो लोगों को दिशा देती है, प्रेरित करती है, सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शन करती है। राजनीतिक नेतृत्व संचार एक दूसरे को गहराई से जुड़े हुए, क्योंकि नेतृत्व का प्रभाव संचार के माध्यम से ही समाज तक पहुंचता है। इसमें बताया गया है बेसिकली कि वो होता क्या है नेतृत्व। इसका मतलब एक तरीके से एक लीडरशिप है। इसका मतलब है कि वो पूरे के पूरे समाज को मोटिवेट कर रहा है और किसी एक पर्टिकुलर लक्ष्य की तरफ ले जाने की पूरी तैयारी कर रहा है। वो ही हमारा लीडरशिप क्वालिटी होता है। इसको इमेज के थ्रू हम इजीली और अच्छे से समझेंगे। देखिए, एक होता है ये वाला लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेटिव। एक होता है सेवरेंट लीडरशिप। एक होता है कमांड कंट्रोल, कि पूरा कंट्रोल उसके ऊपर रह रहा है। ये सारे हमारे लीडरशिप के टाइप से, इसको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। पहला है, नेतृत्व का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ लीडरशिप होता क्या है, गहराई से समझते हैं पहले। नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने गुण, अपने व्यवहार और संचार क्षमता के माध्यम से अन्य लोगों को प्रभावित करता है। यानी उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होगी, उसके अंदर कुछ गुण होगा, उसके अच्छे बिहेवियर होगा, या फिर उसका अच्छा संचार होगा, यानी कम्युनिकेशन इसकी स्किल अच्छी होगी, जिसके ज़रिए वो अन्य लोगों को, मतलब बाकी के जो लोग हैं, उसको इफ़ेक्ट डाला है, उसको प्रभावित कर रहा है और निश्चित लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। मतलब उसका कोई एक मोटिव है, उसका एक कोई लक्ष्य है जिसकी तरफ वो बाकी सारे लोगों को ले जाने की कोशिश कर रहा है। वही हमारा नेतृत्व कहलाता है। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो मैंने 4-5 परिभाषा मैंने रखी है, इजी इजी। जो भी आपको इजी लगे, इजी टू लर्न लगे, इजीली लाके उसको आप लिख देना। सो फर्स्ट वन इज लुइस कोटर। नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समूह को दिशा प्रदान की जाती है और उसे प्रेरित किया जाता है। वही हमारा नेतृत्व है। ये कौन कह रहा है, हमारे लुइस कोटर कह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे हेरोल्ड कुंट्ज। ये क्या बोलते हैं कि नेतृत्व वह कला है जिसके द्वारा लोग स्वेच्छा से, यानी अपनी मर्जी से सामान्य लक्ष्य की ओर प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। मतलब अपनी मर्जी से कुछ आपका उनका सामान्य कोई लक्ष्य होगा, मतलब सेम उसका गोल होगा, और उसकी तरफ उस गोल को पाने के लिए वो काम करते हैं। वही हमारा नेतृत्व है। कौन बोल रहा है, ये हेरोल्ड बोल रहे हैं, हेरोल्ड कुंट्ज। नेक्स्ट हमारे मोस्ट फेवरेट महात्मा गांधी। ये क्या बोल रहे हैं, सच्चा नेतृत्व वही है, यानी वह है जो सेवा और सत्य पर आधारित हो। मतलब जो बेसिकली सत्य और क्या इसको इम्पोर्टेंस दे रहा है, हमारी सेवा को, वही क्या है, हमारा सच्चा नेतृत्व। ये बोला है महात्मा गांधी ने। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे नेतृत्व की प्रमुख विशेषता, क्वालिटी क्या होती है नेतृत्व के अंदर, हम वो देखेंगे। ये एक प्रभाव की प्रक्रिया, मतलब किसी के ऊपर इफेक्ट डालती है। इसमें अनुयायियों की उपस्थिति आवश्यक है। मतलब अगर लीडर किसे मानेंगे, जिसके फॉलोवर्स होंगे। अगर उसका कोई फॉलोवर ही नहीं है तो हम उसको लीडर कैसे मानेंगे। नेतृत्व लक्ष्य उन्मुख है। मतलब लीडरशिप, किसी एक पर्टिकुलर गोल को हम अचीव करना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, वही उसका लक्ष्य नेतृत्व का होता है। प्रभावी संचार नेतृत्व का आधार है। संचार मतलब अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, मतलब अपनी बात को कन्वे करना। ये बेस होता है हमारा किसी भी लीडरशिप का। अगर कोई लीडर अपनी बात को सही तरीके से कह ही नहीं पा रहा, इट मीन कि वो अच्छा लीडर नहीं है। तो इसका आधार ही क्या है, हमारा प्रभावी संचार। नेतृत्व
गतिशील और परिस्थिति जन्य है। मतलब ये क्या है, गतिशील है मतलब चलती रह रही है, परिवर्तन होता रहता है इसके अंदर। और इसने बोला है परिस्थिति जन्य, मीन्स कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है, नेतृत्व बदलता रहता है। ये हमने देख लिया है नेतृत्व की कुछ विशेषता। आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांत, जिसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। मैं एक एक चीज़ को रिवाइज कर करके आपको बताऊंगी ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। अब इसके अंदर मैंने कुछ कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो हमारे सिद्धांत है उसको प्रस्तुत किया है। पहला सिद्धांत क्या है हमारे नेतृत्व का, महान व्यक्ति का सिद्धांत, मीन्स की ग्रेट मैन थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या बताती है, इस सिद्धांत के अनुसार जो नेतृत्व है वो जन्म जाते हैं। इसका ये क्या कह रहा है कि नेता मतलब बनाए जाते, वो ऑटोमेटिकली पैदा होते हैं। मतलब जब वो दुनिया में आते हैं तो उनमें कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो उनको नेता बनाती है। ये कौन बोल रहा है, ये सिद्धांत बोल रहा है महान व्यक्ति का सिद्धांत। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। साथ पैदा होता है वही महान नेता बनते हैं। मतलब ऐसी क्वालिटी वो इनबिल्ट होती है उनके अंदर, पहले से जन्मजात होती है, जो आगे चल के उनको एक अच्छा नेता बनाती है। अब इसकी जो ये वाला जो हमारा महान नेता है, इसके क्या क्या विचार है इसके अंदर। नेता जन्मजात होता है, नेतृत्व सिखाया नहीं जा सकता, वो उसके अंदर खुद ही इनबिल्ड होता है। इतिहास महान नेताओं द्वारा ही बनाया जाता है। मतलब जो सीखे सिखाए हैं वो इतिहास नहीं बनाते हैं, लेकिन जो ऐसी क्वालिटी लेकर ही पैदा होते हैं वो क्या करते हैं, इतिहास रचते हैं। ये सिद्धांत बोल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल आप डाल सकते हो महात्मा गांधी और नेपोलियन बोनापार्ट। ये सब क्या है, नेता ही पैदा हुए थे, इनबिल्ट थे, ये सीखे नहीं है इसके अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं। इसकी आलोचना क्यों होती है। इसकी आलोचना इसलिए होती है क्योंकि सभी नेता जन्मजात नहीं होते हैं। कई नेता ऐसे होते हैं जो सीखते हैं, मतलब पैदाइशी नेता नहीं थे लेकिन आगे जाके वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बन गए। ये सिद्धांत आम लोगों की भूमिका को नज़रअंदाज कर देता है। ये बस सोचता है कि जो पैदाइशी बढ़िया है वही बढ़िया है, लेकिन जो सीखे वो उनको इतना इम्पोर्टेंस ये सिद्धांत नहीं दे रहा है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट सिद्धांत करते हैं। पहला हमने अभी पढ़ लिया है महान व्यक्ति का सिद्धांत, अच्छे से याद रखना। सेकंड वन इज नेक्स्ट है हमारा गुण का सिद्धांत, मीन्स ट्रेड थ्योरी। क्या बोलती है, ये बोलता है कि इस सिद्धांत के अनुसार कुछ विशेष गुणों के कारण व्यक्ति क्या बनता है, नेता बनता है। उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ आ जाती हैं। नेता के प्रमुख गुण क्या होने चाहिए, पहला है उसमें कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, आत्मविश्वास। नेक्स्ट उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, उसमें बुद्धिमत्ता, मीन्स कि वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है साहस, कुछ भी कर गुजरने के उसमें साहस होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रभावी संचार की क्षमता, मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए, जो एक उसको नेता बनने में उसकी हेल्प करेगी। आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो कि बौद्धिक और भाषण कला में बहुत ज़्यादा माहिर थे। और सुभाष चंद्र बोस का साहस बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो दृढ़ निश्चय थे, मीन्स कि अगर कुछ ठान लेते थे तो करके रहते थे। इसका इम्पोर्टेंस बता देती हूँ। ये सिद्धांत नेतृत्व को समझने में मदद करता है हमारी, लेकिन केवल गुण ही नेतृत्व के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब सिर्फ कुछ क्वालिटी के बेस पर आप उसी को नेतृत्व को कंप्लीट नहीं कह सकते, इसके और भी फैक्टर्स होते हैं। और अब इसका नेक्स्ट सिद्धांत करते हैं। पहला हमने महान नेता का पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ लिया था गुण का, तीसरा हमारा सिद्धांत है बिहेवियरल थ्योरी यानी व्यवहार का सिद्धांत। ये क्या बोलता है, इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व जन्मजात नहीं है बल्कि सीखा जाता है। जैसे कि हमारा ऊपर था महान व्यक्ति का सिद्धांत, ये इसकी अपोजिट है। मीन्स क्या कह रहा है कि कोई भी ना नेता पैदा नहीं होता, वो बनाया जाता है। उसमें कुछ क्वालिटीज हमें सिखानी पड़ती हैं उसको, तब जाके वो नेता बनता है। नेतृत्व व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है, ना कि उसकी पैदाइश पे। इसका विचार क्या बोलता था इसको, नेतृत्व प्रशिक्षण से विकसित होता है। मतलब उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है एक अच्छे नेता को। नेता का व्यवहार अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, मतलब उसका व्यवहार ही उसका सब कुछ है नेता का। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है जैसे कि लोकतांत्रिक नेता, उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। परामर्श आधारित नेता जो होते हैं, मतलब जो सलाहकार वाले आधारित वाले, वो वाले की बात चल रही है। इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस, ये सिद्धांत आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अधिक उपयोगी है। जो आज के टाइम पे जो चल रहा है लोकतंत्र, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये वाला सिद्धांत। फोर्थ है हमारा परिस्थिति जन्य, मीन्स की सिचुएशनल थ्योरी। ये थ्योरी क्या करती है, इस सिद्धांत के अनुसार कोई एक नेतृत्व शैली हर परिस्थिति में असफल नहीं रहती। मतलब अलग अलग सिचुएशन के ऊपर अलग अलग लीडर्स बनते हैं। नेता
परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यानी जैसी आपको सिचुएशन मिलेगी वैसे आप मॉडिफाई कर लेंगे अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी जितनी भी आपकी पावर्स वगैरह उन सबको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये बोलता है हमारा परिस्थिति जन्य सिद्धांत। इसका तत्व क्या है? सबसे मेन ये क्या इंपॉर्टेंस दे रहा है परिस्थिति को, कि परिस्थिति सब कुछ है, वही सिखाती है कि आपको किस तरीके का लीडर बनना है। अनुयायी की क्षमता, मतलब आपके फॉलोवर की कितनी कैपेसिटी, कितनी उनकी क्षमता है। और इसका थर्ड क्या है? समय और स्थान। ये तीनों चीज़ जो है यही डिफाइन करती है हमारी परिस्थिति जन्य में लीडर कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इसका एग्जाम्पल है जैसे युद्ध काल में सख्त नेतृत्व। अगर आपका कोई युद्ध का टाइम चल रहा है तो जो भी लीडर होगा वो थोड़ा सख्त हो जाएगा, उसका रवैया थोड़ा सख्त मिजाज वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र में सहमति। अगर लोकतंत्र की बात करेंगे तो वहाँ पे लीडर कैसा होगा? मिलाव, जो मेल जुलाव को बढ़ाता होगा। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये सिद्धांत व्यवहारिक और यथार्थवादी, मतलब ये रियलिस्टिक है और ये सच भी है। नेक्स्ट है हमारा करिश्माई नेतृत्व का सिद्धांत। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके इसमें से ही बन जाएंगे। करिश्माई सिद्धांत क्या है? इसका अर्थ बताते हैं पहले। इस सिद्धांत के अनुसार नेता की व्यक्तिगत आकर्षण शक्ति करिश्मा उसे प्रभावित करती है। ये क्या कह रहा है कि किसी लीडर के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, और उसकी बातों को इतना ज़्यादा वो कनेक्ट कर लेते हैं कि वो उसके बोलने पर, मतलब जो लीडर है जैसा बोलता है वैसे वैसे जनता उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने लगती है। इसकी विशेषता क्या है? प्रभावशाली भाषण। मतलब जो वो लीडर है उस वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली भाषण देता है कि सारी जनता उससे कनेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? भावनात्मक अपील। जब वो कुछ अपील करता है तो इतना इमोशनल होके करता है कि जनता बिल्कुल डायरेक्ट उससे जुड़ जाती है। और क्या है थर्ड हमारे क्या है इसके अंदर? जनता से गहरा जुड़ाव। मतलब मैंने बताया ना कि ये जो करिश्माई नेता है वो जनता से बिल्कुल जुड़ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये तीनों ही नेता ऐसे थे जो बिल्कुल करिश्माई नेता कहलाते हैं। बिल्कुल और संचार का संबंध। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है नेतृत्व के अंदर और संचार के अंदर? प्रभावी नेतृत्व के लिए प्रभावी संचार जरूरी है। जैसे कि अगर आपको अच्छा लीडर बनना है तो आपको कम्युनिकेशन आपकी बढ़िया होनी चाहिए। नेता अपने विचार, नीति और दृष्टिकोण संचार के माध्यम से ही जनता तक पहुंचाता है, तो उसका पहला संचार सबसे बढ़िया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कुछ कोटेशन बोलते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक सामाजिक संचार मजबूत ना हो जाए। मतलब सामाजिक संचार बहुत ज़रूरी है। अगर संचार ही आप सही से नहीं कर पाओगे तो राजनीतिक लोकतंत्र ही कैसे स्थापित हो जाएगा? मतलब अच्छे लीडर ही नहीं बन पाओगे, अपने आप काम को, ड्यूटी को कर ही नहीं पाओगे। एट दी एंड आप निष्कर्ष लिख देंगे। वैसे मैंने इसमें ज़्यादा कंटेंट दिया ताकि आप ऊपर से थोड़ा कुछ भी लिख देंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। मैंने बहुत शॉर्ट नहीं, मैंने थोड़ा लॉन्ग ही आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है। अतः स्पष्ट है कि नेतृत्व केवल जन्मजात गुणों का परिणाम नहीं है, बल्कि गुण व्यवहारिक परिस्थितियों, संचार, समन्वय, राजनीतिक नेतृत्व को प्रभावी संचार नेतृत्व को जन स्वीकृति दिलाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। आधुनिक लोकतंत्र में समाज में वही नेतृत्व सफल होता है जो जनता के संवाद स्थापित कर सके। मतलब वही नेतृत्व आगे चल पाएगा जिसका संचार अच्छा होगा, जो जनता से कनेक्ट कर पाएगा, जनता की चीज़ों को समझ पाएगा, जनता से जुड़ पाएगा, वही नेतृत्व आगे बढ़ पाएगा। इस तरीके से हम बढ़ जाते हैं अपने अब सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, राजनीतिक संचार के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। कि राजनीतिक संचार जो हम करते हैं किस किस चीज़ के थ्रू हम कर सकते हैं, आपको उसको इलेबोरेट करना है, उसको डिटेल में बताना है। पहले हम अपनी प्रस्तावना देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। राजनीतिक व्यवस्था संचार का विशेष महत्व है। कैसे विशेष महत्व है संचार का राजनीतिक व्यवस्था के अंदर? लोकतंत्र में जनता और राजनीतिक नेतृत्व के बीच संपर्क बनाए रखने का मुख्य माध्यम राजनीतिक संचार ही है। मतलब जनता और जो राजनीति है इसके अंदर दोनों में रिलेशन बनाने के लिए, जनता और राजनीति के अंदर जो रिलेशन बनेगा किसके थ्रू बनेगा? राजनीतिक संचार के माध्यम से ही बनता है। जिसमें क्या होगा? राजनीतिक विचार की क्या क्या राजनीतिक विचार चल रहे हैं, क्या नीतियाँ चल रही, कौन कौन से कार्यक्रम है, कौन कौन से ऐसे निर्णय हैं, जनता तक विभिन्न स्रोतों के माध्यम से ये सब पहुंचते हैं। इन्हीं माध्यमों को हम क्या बोलते हैं? राजनीतिक संचार के स्रोत। यही क्या कहलाते हैं? हमारे राजनीतिक संचार के स्रोत कहलाते हैं। अब इसका अर्थ देख लेते हैं पहले हम कि इसका अर्थ क्या है। कि मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, राजनीतिक संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक सूचना, चाहे कोई भी सूचना हो, विचार हो, नीति हो, संदेश हो, नेताओं, सरकार, दलों और
जनता के बीच प्रसारित प्रसारित होता है। मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी चीज़ें हैं ये सब किस किस के बीच में प्रसारित हो रही है, मतलब कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, नेता तक पहुँच रही है, सरकार तक पहुँच रही है, दलों तक पहुँच रही है, जनता के बीच ये सब क्या है, आगे आगे बढ़ रही है, मतलब फैल रही है, एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है, बेसिकली यही बता रहे हैं। आगे देखते हैं हम राजनीतिक संचार की परिभाषा। अब परिभाषा दी है हमारी डैन नाइमो ने। क्या बोलते हैं, ये राजनीतिक संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक सूचना का निर्माण, प्रसार और प्रभाव होता है। ये बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी राजनीतिक कोई भी जानकारी है वो बनती है, मतलब फैलती है और उसका इफेक्ट आता है, यही हमारा क्या कहला रहा है, राजनीतिक संचार कहलाता है। हेरोल्ड क्या बोलते हैं हमारे, हेरोल्ड बोलते हैं कि राजनीतिक संचार ये बताता है कि कौन क्या किस माध्यम से किसे और किस प्रभाव से कहता है, ये हमारा क्या कहलाएगा, राजनीतिक संचार। नेक्स्ट हमारे क्या है, ब्रायन मैकनेयर, वो क्या बोलता है, राजनीतिक संचार राजनीति और संचार के माध्यमों के बीच संबंध को स्थापित करता है। यानी क्या गया, राजनीतिक संचार राजनीति और जन संचार के माध्यम के बीच संबंध को स्थापित करता है, दो चीज़ों को जोड़ रहा है, बस इतना याद रख लेना आप लोगों को, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर डेफिनेशंस याद भी नहीं हो रही तो कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी यहाँ तक, इतना मैं होप कर रही हूँ। और अपने ही अंडरस्टैंडिंग को आप लिख देंगे, और चाहे तो दो तीन यहाँ पे जो मैंने आपको थिंकर्स बताए, फिलोसोफर्स बताए, इनके नाम को वहाँ पे आपको ऐड कर देना, आपको टीचर नंबर दे ही देती है। आगे बढ़ जाओ। डेविड स्वानसन के अनुसार राजनीतिक संचार सत्ता, प्रभाव और जनमत निर्माण से संबंधित है। महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, जनता से संवाद के बिना कोई भी राजनीति आंदोलन सफल हो ही नहीं सकता। ये क्या बोल रहे हैं हमारे महात्मा गांधी, बोल रहे हैं कि अगर जब तक आपने जनता से संवाद नहीं किया तो राजनीतिक संवाद मतलब जो ये राजनीतिक पूरा आंदोलन, मतलब उनका पूरा पॉलिटिक ही बर्बाद हो जाएगा अगर आपने जनता से कनेक्ट नहीं किया तो। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक संचार के प्रमुख स्रोत, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज क्या है, किसके माध्यम से, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि आप क्या कर पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपनी जनता से, वही इसमें हम देखेंगे आगे। इसके बहुत सारे स्रोत हैं। देखो आपको मैंने इमेज के थ्रू बताते ताकि इजीली आप समझ जाओ। देखो यहाँ पे क्या रैली कर दी है, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा समाचार पत्र, टेलीविज़न जो भी चल रहा है, आपका मोबाइल हो जाएगा, टैबलेट या प्रचार वगैरह जो पत्र वगैरह आते हैं, इस तरीके से होल्डिंग्स हो जाएंगी हमारी, घर घर जाके बात करते हैं ये, कोई भी यहाँ पे एक तरीके से जो नेता वगैरह हैं वो कॉन्फ्रेंस वगैरह रखते हैं, ये सब यही सब हमारे साधन हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं। राजनीतिक नेता, राजनीतिक नेता क्या है, पहले पॉलिटिकल लीडर क्या होता है, राजनीतिक नेता राजनीतिक संचार का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब अगर आपको राजनीतिक संचार करना है तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है राजनीतिक नेता की, लीडर की ज़रूरत है आपको पहले। वह अपने भाषण, बयान और संवाद के माध्यम से क्या करेगा, जनता को प्रभावित करेगा। कौन, राजनीतिक नेता करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे चुनाव हो गया, संसद में वक्तव्य जो बैठते हैं या फिर कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब के थ्रू नेता क्या करता है, जनता से कनेक्ट करता है। नेता की भाषा शैली और विचार जनता की राजनीतिक सोच को क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है, जनता की सोच के ऊपर इफेक्ट डाल सकती है अगर हमारा लीडर बढ़िया है। आगे देखो, राजनीतिक दल, सेकेंड रिसोर्स क्या है हमारा, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, ये क्या करती हैं, राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र, जो वो मैंने दिखाया था आपको पत्र होगा, प्रचार अभियान, प्रचार अलग अलग घर घर जाके प्रचार करते हैं, बैठकें लगाते हैं, मतलब बैठकें वगैरह बैठक करते हैं, ये सब जनता से संवाद करते हैं, इन सब के थ्रू वो जनता से संवाद करते हैं। इसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि संचार का साधन हो गया, चुनावी घोषणा पत्र हो गया, पोस्टर बैनर हो गया, फिर रैलियाँ, इन सब का इस्तेमाल करके ये लोग जनता से कनेक्ट करते हैं। किस, कौन करता है, राजनीतिक दल कर रही है ये। आगे बढ़ते हैं हम, इसका एग्जाम्पल है चुनाव के समय पार्टी का जो मैनिफेस्टो आता है वो देखो, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो अभियान चला रहे हैं आजकल, वो सब इसी के अंदर आ जाएगा। थर्ड वन इज सरकार और सरकारी संस्थाएं, यानी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं, सरकार नीतियों, कानूनों और योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए क्या करती है, संचार करती है, कि उनमें जो जो नीतियाँ बनाई है, कानून बनाया है, योजना बनाई है, उन सबकी जानकारी पहुंच जाए। वो कैसे पहुंचेगी अब जनता तक, देखो सरकारी विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट चलाएगी सरकार, प्रेस विज्ञप्ति यानी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगी, या सरकारी अपनी कोई वेबसाइट होगी जो पॉपुलर होगी उस पर अपलोड कर देगी। एग्जाम्पल क्या है इसका, कल्याणकारी योजना का प्रचार होगा इससे, जैसे कि बजट वगैरह,
बजट वगैरह भी कोई कल्याणकारी योजना प्रचार करते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा। चौथा हमारा संचार क्या है, जनसंचार यानी मास मीडिया। यही हमारा हो जाएगा न्यूज़, जो चलता है ना आजकल न्यूज़ मीडिया, वही इसकी बात चल रही है। इसका हम क्या कहेंगे, जनसंचार माध्यम राजनीतिक संचार का सबसे शक्तिशाली। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, कभी कभी चैनल्स वगैरह को खरीद लेती हैं ताकि वो उनके गुण गाए और जनता उनसे क्या हो जाए, इफेक्टिव हो जाए, मतलब उनको सही माने लीडर्स पार्टीज वगैरह को। प्रमुख माध्यम क्या है इसका, समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये इसके प्रमुख माध्यम है। इसकी भूमिका क्या होती है, जनमत का निर्माण करती है, मतलब जनता को उस पार्टी की तरफ मोह कर देती है ये। राजनीतिक जागरूकता बढ़ाती है, अगर कोई दूसरी पार्टी कुछ ऐसा कुछ काम कर रही है तो उसके लिए क्या कराती है, अवेयरनेस फैलाती है। सरकार की आलोचना भी यही करती है, और इसका मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक एग्जाम्पल देने वाली हूँ, एडमंड बर्फ ने। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्या है ये, आधुनिक समय में सोशल मीडिया राजनीतिक संचार का सबसे तेज़ माध्यम, बहुत तेज़ माध्यम है। इसके प्लेटफॉर्म क्या, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर एक्स हो गया, हमारे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सब इसके काम, मतलब इसका मोड है, मीडियम है। इसका इम्पोर्टेंस बात करूँ मैं, सीधा जनता से संवाद करती है, युवा की भागीदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है इससे। त्वरित प्रक्रिया, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि लाइव भाषण चलता है कोई भी नेता का, या फिर ऑनलाइन कोई प्रचार वगैरह, ये सब इसके एग्जाम्पल है। हमारा सिक्स है नागरिक समाज और सामूहिक, नागरिक समाज और समूह यानी सिविल सोसाइटी और प्रेशर ग्रुप्स, ये क्या होते हैं भाई, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि एनजीओ हो गया, ट्रेड यूनियन, दबाव समूह भी राजनीतिक संचार का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये कैसे हैं जैसे कि समस्या को ये उठाते, कोई भी हमारी एनजीओ हो गया, या फिर कोई ट्रेड यूनियन, कोई संगठन है, वो क्या करता है, समस्या को उठाएगा, सरकार से क्या करेगा, सरकार के ऊपर दबाव बनाएगा, कभी भूख आंदोलन कर देंगे, कभी ये कर देंगे, ताकि सरकार इनकी तरफ खींची चली आए, इनकी बात पे ध्यान दे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे किसान संगठन हो गया, महिला आंदोलन, ये सब इसके अंदर आते हैं। 7 इज शिक्षा संस्थान और बुद्धिजीवर यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और इंटेलेक्चुअल्स। अब ये किसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारे विश्वविद्यालय हो गए, हमारे शिक्षक हो गए, विचारक, राजनीतिक विचारक, ये सब इसके अंदर आते हैं, निर्माण में योगदान करते हैं। ये कैसे करते हैं, जैसे कि कोई सेमिनार मतलब रख लेंगे, ये लोग लेख या पुस्तकें निकाल देंगे, सार्वजनिक व्याख्या करेंगे किसी भी लीडरशिप या फिर किसी भी दल के ऊपर, या फिर किसी भी पॉलिटिक्स या फिर किसी नीति वगैरह के ऊपर रखेंगे। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, राजनीतिक संचार का महत्व। अब इम्पोर्टेंस, अगर हम राजनीतिक संचार करें तो वो क्यों ज़रूरी है भी जानना ज़रूरी है। ये क्या करता है, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, बहुत ज़रूरी है। जनता को क्या करता है, अवेयर करता है, जागरूक करता है, भागीदारी बढ़ाता है। जितना जनता जागरूक होगी उतना वो उसमें इन्वॉल्व होगी, और क्या है, नेतृत्व और जनता के बीच विश्वास पैदा करती है। फिर लास्ट में इसका निष्कर्ष लिख देंगे हम। ये स्पष्ट है कि राजनीतिक संचार के अनेक स्रोत हैं, मतलब इसके कई स्रोत हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सक्रिय और प्रभावी बनाते हैं। आधुनिक परंपरागत माध्यमों के साथ डिजिटल मीडिया ने राजनीतिक संचार को और अधिक व्यापक और प्रभावशाली बना दिया है। बिना प्रभावी राजनीतिक संचार के लोकतंत्र भी लोकतंत्र क्या है, सफल नहीं है, संभव ही नहीं है। अगर आपका जो हमारा जो संचार है अगर वो प्रभावी नहीं हुआ तो लोकतंत्र ही आगे काम नहीं कर पाएगा, जनता उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी। ये सब मिला जुला के इसके आंसर में आप लिख देना। स्टार्टिंग में थोड़ा डीप मैं समझा रही हूँ ताकि आपका थोड़ा बेस बने इस सब्जेक्ट को लेके। सब्जेक्ट बहुत ईजी है, थोड़ा बहुत भी अगर किसी ने पढ़ पढ़ रखा है तो वो आराम से कर लेगा। अभी पूरे 11 बजने वाले, मुझे नींद आ रही लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके जाना ज़रूर से कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि मैं और उस टॉपिक को सिंप्लीफाई करके आपको प्रेजेंट करूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण नेतृत्व का महत्वपूर्ण कौशल है, मतलब जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप का क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है। इसकी हमें क्या करनी, विवेचना करनी, बताना है डिटेल में। पहले हम प्रस्तावना दे देंगे, वही सारी चीज़ सेम ही अब रिपीट होंगी। नेतृत्व की सफलता का आधार ही क्या है, प्रभावी संप्रेषण। अगर आपका संप्रेषण, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है तो आप एक अच्छे लीडर आगे जाके बन पाओगे। कोई भी नेता तभी प्रभावी माना जाता है जब वह अपने विचार, यानी जो उसकी थॉट प्रोसेस, जितना उसने सोचा है, उसकी जो नीतियाँ हैं और उसका जो लक्ष्य है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल स्पष्ट रूप में क्या है, जनता तक पहुंच सके।
उसको इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। ऐसा है कि आपके जो वो है जनता है वो बहुत ज़्यादा हिंदी मीडियम बैकवर्ड क्लास है, और आप जाके वहाँ पे इंग्लिश बोल कर आएंगे, मतलब बिल्कुल फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे, तो जनता आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगी, और सब आपका मजाक उड़ा के कहेंगे पता नहीं कौन कौन आया था टेढ़े करके चला गया। तो उसमें वही बात है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आप पर्टिकुलर उस रिलीजन की, मतलब वहाँ पे जो लोग हैं उस रीजन की, वहाँ की जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे जो बोली होती है, अगर आप उस बोली को अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करेंगे तो जनता ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट होगी। तो इसमें देखो यही सब बात है, मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया, चलो कोई बात नहीं। राजनीतिक नेतृत्व में संप्रेषण नेता और जनता के बीच के सेतु का कार्य करती है। मतलब जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो आपके और जनता के बीच में पुल का काम करती है, जो आपको वहां तक पहुंचाने का काम कर रही है। बिना संप्रेषण के नेतृत्व ना तो प्रभावी हो सकता है और ना ही जन समर्थन प्राप्त कर सकता है। मतलब अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा ही नहीं हुआ तो आप लोगों के क्या है फेवर ही नहीं अटैच कर पाओगे। लोग आपके ऊपर मतलब फेवर ही करेंगे, सोचेंगे अरे ये तो ऐसे ही है, आपका सपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो यही हमारा इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन अच्छे से एक बार बार क्वेश्चन पढ़ते रहना। संप्रेषण नेतृत्व और संप्रेषण नेतृत्व एक महत्वपूर्ण कौशल है। मतलब कम्युनिकेशन और लीडरशिप, ये लीडरशिप का महत्वपूर्ण कौशल है, स्किल है। अब देखते हैं संप्रेषण का अर्थ क्या है, कम्युनिकेशन होता क्या है, एक बार फिर से बता देती हूँ। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार को या फिर सूचना को या फिर अपनी भावना को दूसरे व्यक्ति या फिर किसी समूह तक पहुंचाता है। वही सिंपल लैंग्वेज में वही क्या कहलाएगा, हमारा संप्रेषण कहलाएगा। नेतृत्व का अर्थ क्या है, नेतृत्व वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति दूसरे को क्या कर देगा, प्रभावित कर सकता है और उन्हें किसी निश्चित लक्ष्य की तरफ क्या कर सकता है, मोड़ देगा। वही है उसका क्या है, नेतृत्व है। संप्रेषण देखते हैं, संप्रेषण नेतृत्व से किस तरीके से संबंधित है, मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है कम्युनिकेशन और लीडरशिप में। पहला देखो क्या है रिलेशन, नेतृत्व का आधार ही संप्रेषण है। मतलब जो लीडरशिप है उसका बेस फॉर्म, उसकी नींव ही हमारी कम्युनिकेशन है। संप्रेषण नेतृत्व को प्रभावी बनाता है। अगर कम्युनिकेशन बढ़िया है तो लीडर भी प्रभावशाली बनेगा। अच्छे नेता अच्छे संवादकर्ता होते हैं। जो नेता वैसे अच्छे होते हैं तो उनमें ये क्वालिटी देखी गई है कि वो अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, वो अच्छी तरीके से मतलब अपनी बात को रख पाते हैं। जन समर्थन संप्रेषण से ही प्राप्त हो सकता है। अगर आपको लोगों का क्या चाहिए, समर्थन चाहिए, लोगों का मत चाहिए, तो आपको अपनी संप्रेषण स्किल, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आगे देखते हैं संप्रेषण की परिभाषा। अब मैंने 4-5 यहाँ पे संप्रेषण की परिभाषा इंक्लूड कर दी है। देखते हैं पहले, वही सारी डेफिनेशन इसमें रिपीट होंगी क्योंकि एक ही चीज़ रिपीट हो रही, नेतृत्व। अगर आपने ऊपर पढ़ लिया तो नीचे आप सेम वैसी चीज़ें कॉपी करेंगे, टीचर विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स। अब यहाँ पे देखो हेरोल्ड लास्ट लास्ट वेल क्या कह रहे हैं, संप्रेषण ये बताता है कि कौन क्या किस माध्यम से किसे और किस प्रभाव से कहता है, यही संप्रेषण है। डैन नाइमो क्या बोलते हैं, राजनीतिक नेतृत्व में संप्रेषण जनता को प्रभावित करने का प्रमुख साधन है। जबकि पीटर ड्रकर क्या कहता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कहा गया है वो समझ भी जाए, मतलब जो आपने बोला वो समझ आ जाए, वो ही क्या है, बढ़िया संप्रेषण है। सच्चा नेतृत्व संवाद और विश्वास पर आधारित होता है। महात्मा गांधी बोलते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट क्या बोलता है, एक नेता आशा का व्यापारी होता है। मतलब ये आशा संप्रेषण के माध्यम से ही फैलती। मतलब एक जो नेता है वो क्या करेगा, आशा को बेचेगा, आशा का व्यापारी, मतलब लोगों के अंदर वो आशा को जगा पाएगा। जो जगा देता है वही बढ़िया हमारा क्या कहलाएगा, लीडर कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, संप्रेषण क्यों नेतृत्व को महत्वपूर्ण कौशल, मतलब संप्रेषण के क्यों, जो संप्रेषण जो हमारा कम्युनिकेशन वो लीडरशिप में महत्वपूर्ण स्किल क्यों है, हम वो देखेंगे इसके अंदर। पहला है, अगर संप्रेषण बढ़िया है तो क्या करेगा, ये आपके विचार को स्पष्ट कर देगा। अच्छा संप्रेषण नेता के विचार को सरल और स्पष्ट बना देता है। उदाहरण के लिए चुनावी भाषण में नीति को सरल व्याख्या, अगर आपने कोई चुनाव हो रहा है, कुछ आपने प्लानिंग करी है, तो जितना इजी फॉर्म में आप कन्वर्ट करके अपनी जनता को परोसेंगे उतना ज़्यादा क्या है इफेक्टिवली जनता समझेगी, आपसे कनेक्ट होगी। नेक्स्ट क्या है, जन समर्थन प्राप्त होगा। कम्युनिकेशन बढ़िया होगी तो लोग क्या करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। अब आगे पढ़ते रहिए, मैं आपको दलील बता देती हूँ। प्रेरणा देता है, अगर आपका कम्युनिकेशन बढ़िया है तो आप इजीली किसी को भी मोटिवेट कर पाएंगे। नेता अपने शब्दों से लोगों को क्या करेंगे, प्रेरित कर देते हैं। जैसे कि क्या था, करो और मरो का संदेश, इसने लोगों को इतना इफेक्ट किया, इतना इफेक्ट किया कि आज लोग आज़ाद हो गए हैं भारत के।
नेक्स्ट क्या है, निर्णयों को स्वीकार्य बनाता है। मतलब कोई भी ऐसा डिसीजन जो आपको चाहिए कि आप वो उसको एक्सेप्टेबल बना सके, तो ऐसा संप्रेषण इस्तेमाल करो, इतना बढ़िया तरीके से उसको प्रेजेंट करो कि जनता भी कहे कि हाँ कुछ तो है, ये बढ़िया चीज़ है, कुछ इसको आगे बढ़ना ही चाहिए। नेता यदि निर्णय को सही ढंग से क्या दे, समझा दे, तो उसका विरोध भी कम होता है। नेक्स्ट बढ़ते आगे, संगठन को एकजुट रखता है। जैसे संप्रेषण से नेता और अनुयायियों के बीच तालमेल बनता है। अगर अच्छा संप्रेषण है तो क्या करेंगे, जो फॉलोअर्स है वो और लीडर्स, इन दोनों के बीच में क्या है, अच्छा संतुलन बैठेगा। नेक्स्ट क्या है, संकट के समय मार्गदर्शन देता है। मतलब अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, बुरी सिचुएशन आ गई, तो आपको क्या करेगा, गाइड करेगा, अगर आपका कम्युनिकेशन बढ़िया है। संकट की स्थिति में नेता का संप्रेषण लोगों को आश्वासन देता है, उनको सलाह देता है, उनको हौसला देता है। उदाहरण के लिए क्या है, महामारी के समय राष्ट्र को संबोधन करते हैं जो भी बढ़िया लीडर होते हैं, ताकि जो सांत्वना लोगों के अंदर आ जाए, इस चीज़ से निकलने की उनको मतलब उसमें बन जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाएगा, ये अगर हम अच्छा संवाद कर रहे हैं, मतलब अच्छा हमारा संप्रेषण है। अगर आप अच्छा संप्रेषण है तो अपनी नीति आप क्या कर पाओगे, जनता तक बता पाओगे, जनता समझेगी, उसकी भागीदारी बढ़ेगी। जैसे ही भागीदारी जनता की बढ़ी, इट मीन्स कि आपने लोकतंत्र को क्या कर दिया, मजबूत कर दिया। दैट्स इट, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक नेतृत्व में संप्रेषण के माध्यम, कि अगर राजनीति के अंदर अगर आप संप्रेषण अब करेंगे तो ऐसे कौन कौन से तरीके जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं। सो पहला है हमारा भाषण और संप्रेषण। भाषण और संप्रेषण के माध्यम से क्या करेगा, कोई भी लीडर संप्रेषण कर पाएगा अपनी जनता से। मीडिया और टीवी के माध्यम से कर पाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, समाचार पत्र, टीवी, ये सब आ जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, सोशल मीडिया। उसके बाद आ जाएगा हमारा कॉन्फ्रेंसिंग। उसके बाद आ जाएगा प्रत्यक्ष जनसंवाद, जो जाकर जो कुछ संगठन वगैरह रखते हैं, फिर वहाँ चेयर्स वगैरह लगी होती है, वहाँ लीडर आके बोलता है, दिस लाइक दैट। इसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। संप्रेषण के अभाव में नेतृत्व की समस्याएं, कि अगर संप्रेषण नहीं हुआ, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। तो पहला क्या है, गलतफहमी बढ़ेगी आपकी जनता से में और आप में, क्या है, गलतफहमियां बढ़ने लगेंगी। अगर बातचीत बंद हो गई, जन विश्वास कम हो जाएगा, लोगों का विश्वास आपके ऊपर से कम हो जाएगा। नेतृत्व जो है वो आपका असफल हो जाएगा, मतलब ज़्यादा जो आपका लीडरशिप था वो ज़्यादा चल नहीं पाएगा फिर। संक्षिप्त उदाहरण, अगर छोटा सा उदाहरण बताऊं तो जैसे गांधी जी का सरल भाषा और सत्य पर इसने मतलब इनका आधारित था संवाद। नेल्सन मंडेला का किस पे था संवाद, मेल मिलाप के ऊपर आधारित था। और अंबेडकर का तार्किक और प्रभावशाली भाषण था। नेक्स्ट है हमारा निष्कर्ष। निष्कर्ष कर लिख कर आपको पूरा का पूरा फिनिश कर देना। निष्कर्ष क्या है, अतः स्पष्ट है कि संप्रेषण नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। प्रभावी संप्रेषण के बिना ना तो नेता अपने विचार जनता तक पहुंचा सकता है और ना ही जन समर्थन प्राप्त कर सकता है। राजनीतिक नेतृत्व की सफलता संप्रेषण की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जितना क्वालिटेटिव आपका संप्रेषण रहेगा, उतना ही आपका है ना राजनीतिक नेतृत्व, उतना ही आपका सफल होगा। अब हम बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। लास्ट में मैं पेपर का आपको फॉर्मेट बता दूंगी, किस फॉर्मेट में पेपर आता है, तो लास्ट तक वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राजनीतिक नेतृत्व का प्रदर्शन राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब इसकी हमें विवेचना करनी कि राजनीतिक जो नेतृत्व है उसका प्रदर्शन, राजनीतिक सहभागिता, जो लोगों की सहभागिता है, उसको कैसे प्रभावित करता है किसी भी लीडर का जो भी उसका प्रदर्शन है, मतलब उसका क्या रिजल्ट रहा। चलिए देखते हैं। अब इसको ध्यान देखिए, किसी किसी लीडर ने क्या किया है, इतना बढ़िया काम किया है कि देखिए कि जो लोग हैं बढ़ चढ़कर उस चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। और अगर किसी लीडर का परफॉर्मेंस अगर बेकार रहेगा, लोगों का विश्वास खत्म होगा, जिसकी वजह से क्या है, लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, अपनी चीज़ों के ऊपर लगे रहेंगे। तो ये डिफरेंस बेसिकली ये है, इमेज के थ्रू आप अच्छे से समझ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसका प्रस्ताव करेंगे। पहले हम प्रस्ताव क्या कहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की राजनीतिक सहभागिता अत्यंत आवश्यक है, मतलब बहुत ज़रूरी है। अगर लोकतंत्र में जनता की सहभागिता यानी उसकी भागीदारी ही नहीं होगी, तो भाई लोकतंत्र किस काम का, वो तो तानाशाह बन जाएगा ना। जनता तभी सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेती है जब उसे अपने नेता पर विश्वास होता है।
जब जनता को पता है कि यस हाँ वो नेता है, बढ़िया नेता है, बढ़िया काम करता है, उनके अंदर एक ट्रस्ट होता है, तभी वो कहते हैं कि चलो हम भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। यह विश्वास नेताओं के प्रदर्शन से बनता है और बिगड़ता है। अगर नेता बढ़िया काम करेगा तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा, ये तो सिंपल सी बात है। और उसने अच्छा काम नहीं किया तो लोगों का ट्रस्ट टूटेगा, लोगों का वहाँ से इंटरेस्ट हट जाएगा, वो फिर किसी और चीज़ में फिर वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। अतः ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक नेतृत्व का प्रदर्शन जनता की राजनीतिक सहभागिता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है। यानी कि ये डायरेक्ट रिलेशन है, जितना अच्छा परफॉर्मेंस है उतनी सहभागिता, जितना कम परफॉर्मेंस उतनी कम सहभागिता। तो ये इसमें डायरेक्ट रिलेशन है। अब हम बढ़ते हैं इसके अर्थ के बारे में कि राजनीतिक नेतृत्व का अर्थ क्या है। ऊपर से हम यही पढ़ते आ रहे हैं बार बार ताकि आपको रिवाइज हो जाए ये चैप्टर पूरा। फर्स्ट क्या है हमारा, राजनीतिक नेतृत्व का अर्थ। अर्थ जान लेते हैं। राजनीतिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता का मार्गदर्शन करता है। जो नेता है क्या करेगा, जनता का मार्गदर्शन करेगा, मतलब उसको सलाह देगा, नीति बनाएगा, राजनीतिक निर्णयों को लागू करेगा। यही क्या है हमारा राजनीतिक नेतृत्व। वो नेतृत्व थोड़ा अलग है, उसमें कोई एक अलग लक्ष्य होता था, लेकिन इसका लक्ष्य क्या है कि जनता को क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा, मतलब उसका मतलब उसको सलाह वगैरह देगा, उसकी नीतियाँ बनाएगा, जनता के लिए कुछ उसके विकास के लिए नीति बनाएगा। और राजनीतिक नीतियाँ निर्णयों मतलब कोई भी जो फैसला हो गया उसको लागू भी राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत आता है। राजनीतिक सहभागिता का अर्थ क्या है ये भी जान लेते हैं पहले हम। राजनीतिक सहभागिता से तात्पर्य है उन गतिविधियों से है जिसके माध्यम से वह राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेती हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि राजनीतिक सहभागिता क्या है। ये वो सारी एक्टिविटीज़ है, वो सारी गतिविधियाँ जिसके माध्यम से जितनी भी जनता वगैरह है वो क्या है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर लेती है। यही क्या हो जाएगा हमारा राजनीतिक सहभागिता का मतलब। इसका मतलब कैसे सहभागिता कैसे कर सकती है, तो कुछ तरीके हैं। एक तो है मतदान करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता बढ़ेंगी। चुनाव प्रचार, जैसे चुनाव प्रचार जब नेता चुनाव प्रचार करते तो लोग देखा होगा बढ़ चढ़ के वो भी पीछे पीछे नारे लगाते, तो इसके अंदर ये भी आ जाएगा। रैलियों में भाग लेना, आंदोलन में सहभागिता, या फिर सोशल मीडिया पे जो अभिव्यक्ति होती है राजनीति की कि मुझे वो लीडर बढ़िया लगता है, ये लीडर्स ने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, तो ये सब भी इसी के अंदर आता है भाई। आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व का प्रदर्शन। अब परफॉर्मेंस क्या है भाई, व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑफ लीडरशिप, क्या है लीडरशिप की परफॉर्मेंस। नेतृत्व का प्रदर्शन इस बात को दर्शाता है कि कोई नेता अपने वादों, नीतियों, जिम्मेदारियों को किस हद तक सफलतापूर्वक पूरा करता है। वोट से चुनाव से पहले लोग लंबे लंबे वादे कर देते हैं, लेकिन कोई नेता के ऊपर कैसे बिलीव आएगा कि हाँ जो उसने वादा किया है यस उसने कंप्लीट किया है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस कहलाती है। अगर किसी ने बस लंबे लंबे वादे कर दिए और उसको कंप्लीट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो असफल बन जाएगा, मतलब उसने उसके ऊपर से लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, बिलीव खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया। सॉरी। महत्वपूर्ण परिभाषा करते हैं हम, जैसे कि डैन नाइमो क्या बोलते हैं, राजनीतिक नेतृत्व का मूल्यांकन उसके कार्यों का परिणामों से किया जाता है, कि उसने जैसा काम किया है उसका जो भी परिणाम आया है वही क्या कहलाएगा, उसका मूल्यांकन होगा उसकी राजनीतिक नेतृत्व का। नेक्स्ट क्या है हमारा, मैक्स वेबर क्या बोलते हैं, नेतृत्व की वैधता उसके प्रभावी प्रदर्शन पर निर्भर करती है। कोई भी नेतृत्व कितना वैध है, कितना लीगल है, ये उसके प्रदर्शन, जितना प्रभावी, जितना बढ़िया उसका प्रदर्शन होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। रॉबर्ट डाहल क्या बोलते हैं, लोकतंत्र में जनता की सहभागिता नेतृत्व के प्रदर्शन को प्रभावित होती है। मतलब उसमें यही बात बोलती कि जितनी ज़्यादा सहभागिता होगी उतना अच्छा वो जो है हमारा लीडरशिप उतना बढ़िया होगा। महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, जनता का विश्वास सेवा और कार्य से प्राप्त होता है। कि अब जनता का अगर आपको ट्रस्ट जीतना है तो उनकी सेवा करो, उनके कार्य से जो उनका काम है वो करो, उससे अब उनका क्या पालोगे, ट्रस्ट पालोगे। सिर्फ अपने बात से नहीं पा सकते, उनकी आपको हेल्प करनी पड़ेगी, तभी आप जनता का क्या पालेंगे, उनका ट्रस्ट, उनकी मतलब विश्वास पालेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल होगा जब नेता उत्तरदायी होगा, मतलब जिम्मेदार अगर नेता होगा तभी राजनीतिक लोकतंत्र हमारा क्या होगा, सफल हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेतृत्व का प्रदर्शन कैसे राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करता है। मतलब ऐसा क्या तरीका है जिससे क्या है कि राजनीतिक सहभागिता प्रभावित होती है, ऐसे लीडर में क्या प्रदर्शन, क्या ऐसा क्या करे क्या हो उसका
सहभागिता को उसकी प्रभावित हो जाए। पहला देखते हैं हमारा क्या है, अच्छा प्रदर्शन, विश्वास में वृद्धि। अगर हमारा नेता अच्छा प्रदर्शन करता है तो जनता का विश्वास बढ़ेगा। तो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, जब कोई नेता ईमानदार, कुशलता से क्या करेगा, काम करेगा, तो जनता उस पर क्या करेगी, विश्वास करेगी। इससे क्या होगा, लोग अधिक मतदान करेंगे, राजनीति में रुचि दिखाएंगे, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा पॉलिटिक्स में। वादों की पूर्ति, जब क्या होगा, वादों की पूर्ति होगी तो जन भागीदारी बढ़ेगी। नेता यदि अपने चुनावी वादों को पूरा करता है तो जनता राजनीति में सक्रिय रूप से क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। इसका उदाहरण क्या है, जैसे कि रोजगार योजना की सफलता, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होगा तो जनता क्या है, आगे बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन अगर खराब प्रदर्शन होगा तब क्या होगा भाई, राजनीतिक उदासीन हो जाएगा। मतलब कि पॉलिटिक्स क्या होगी, उदासीन हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। यदि न्यूट्रल नहीं, मतलब बिल्कुल लो, एक तरीके से मान सकते हो। यदि नेतृत्व विफल हो गया, मतलब अच्छा लीडरशिप उसका अच्छा नहीं हुआ, तो जनता क्या होगी, राजनीति से दूर हो जाएगी। क्या बोलेगी कि जो राजनीति ना गंदा दलदल है, इस तरीके से बातें बोलेगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, मतदान प्रतिशत कमी। अब वो जनता समझेगी भाई क्या फ़ायदा है, हम जाके वोट देकर आए, वो तो कुछ काम करते नहीं, लंबी लंबी फेंक के चले जाते हैं, तो वो वोट भी नहीं देंगे। तो क्या है, पार्टिसिपेशन घटेगा। राजनीतिक निराशा, मतलब लोग पॉलिटिकल क्या होंगे, निराश हो जाएंगे। अब करेंगे पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या होती है, अगर जितनी ज़्यादा पारदर्शिता होगी, मतलब जितना काम वो कर रहे हैं, अगर आप वो सब इजीली देख पा रहे हो उनके काम को, तो वही पारदर्शिता होती है। तो सहभागिता बढ़ेगी। कैसे, पारदर्शी नेतृत्व जनता के निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उसको प्रेरित करता है। जब वो जानती है जनता कि हाँ ये सब चीज़ें हो रही, तो वो भी क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी निर्णय के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आरटीआई हो गया, वे जन सुनवाई, इसके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, समस्याओं का समाधान, राजनीतिक जागरूकता। अगर जो लीडर है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है तो क्या होगा, इससे राजनीतिक हमारी जागरूकता बढ़ती है। जो नेता जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देता है वह सहभागिता को क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। प्रभावी संप्रेषण क्या होगा, भागीदारी वृद्धि, तो ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं। नेतृत्व का प्रदर्शन तभी दिखता है जब जनता सही ढंग से क्या करती है, पहुंचती है। उदाहरण के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया। आपको कैसे पता चलेगा किसी कोई भी नेता जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मान के चलो उसने कोई मतलब प्रोग्राम रख दिया, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर लोग आ गए, इट मीन्स कि उसकी बात की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और मतलब काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नेता है। लेकिन वही दूसरी तरफ कोई नेता है, मतलब उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, तो यहाँ तक कि बहुत ही कम लोग आए, बहुत ज़्यादा कम, ना के बराबर मान के चलो, तो ऐसे नेता कहेंगे कि अप्रभावी नेता है भाई, उसकी बात पे कोई नहीं आता, मतलब उसकी बात की वैल्यू ही नहीं है। आगे देखते हैं, नेतृत्व आचरण, लोकतांत्रिक विश्वास। अगर नेतृत्व आचरण मतलब कि नैतिकता है उसमें, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर जाति को, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को अगर आप फोकस कर रहे हो तो उसमें नैतिकता कम हो जाएगी, या फिर कुछ अत्याचार वगैरह नहीं कर रहे हो, कुछ सही काम कर रहे हो, उसको नैतिक आचरण बोलेंगे हम। इसमें क्या है, जितना ज़्यादा आप नैतिक होगे, जितना ज़्यादा आप लिबरल होगे, उतना ही क्या है, लोकतांत्रिक विश्वास बढ़ेगा और जनता की भागीदारी बढ़ेगी। ईमानदार और नैतिक नेतृत्व जनता को लोकतंत्र से जोड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेतृत्व खराब प्रदर्शन और उसके दुष्परिणाम। मतलब अगर खराब प्रदर्शन नेतृत्व हुआ, लीडरशिप बेकार है, तो क्या है इसके नकारात्मक प्रभाव होंगे, जनता का राजनीति से मोह भंग हो जाएगा, जनता बिल्कुल दूर हो जाएगी इससे, मतलब हट जाएगी। विरोध और इसका आंदोलन करेंगी जनता। लोकतंत्र की कमजोरी, लोकतंत्र क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। भागीदारी राजनीति से उदाहरण, अगर आप मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे, जैसे महात्मा गांधी का हो गया नेतृत्व जिससे जन आंदोलन हुआ। नेल्सन मंडेला का क्या था, सुलह और समावेशन, इससे क्या है, सक्रिय सहभाग सक्रिय सहभागिता बढ़ी। और डॉक्टर अंबेडकर, संवैधानिक नेतृत्व से बढ़ा और राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ी। अभी दरअसल ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो मैं जो अभी बना रही हूँ ना वीडियो, तो बीच में कुछ कुछ वर्ड्स थोड़े ऐसे हैं जो फ्लो में कुछ कुछ निकल जा रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी है भाई, क्योंकि अभी मैं इसको और ज़्यादा एडिट कर नहीं पाऊँगी, थोड़ी लंबी बन जाएगी इस वजह से। सो छोटे छोटे मिस्टेक्स को अवॉइड करना। नेक्स्ट क्या है हमारा, समालोचनात्मक विश्लेषण। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस कर देंगे कि इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज़ों को हम इंक्लूड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये सही है, आ रहे कहाँ गया, ये सही है कि नेतृत्व का प्रदर्शन
राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करता है, परंतु इसके साथ साथ शिक्षा, मीडिया, सामाजिक चेतना और आर्थिक स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी नेतृत्व का प्रदर्शन सबसे केंद्रीय कारक है। यानी नेतृत्व जो लीडरशिप है उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो मेन हीरो वाला पॉइंट है, जो हीरो हीरोइन पॉइंट होता है, वो हमारा यही वाला है, जो हमारा नेतृत्व का प्रदर्शन, यही हमारा मेन पॉइंट होता है। इसकी वजह से क्या है, पूरा का पूरा जो हमारा पॉलिटिक्स है इस पर डिपेंड हो जाता है। नेक्स्ट करेंगे हम निष्कर्ष। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि राजनीतिक नेतृत्व का प्रदर्शन जनता की राजनीतिक सहभागिता को सीधे प्रभावित करता है। प्रभावी, उत्तरदायी और ईमानदार नेतृत्व लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, जबकि कमजोर राजनीतिक उदासीनता को जन्म देता है। मतलब अगर कमजोर नेतृत्व है तो जनता की या फिर राजनीति की उदासीनता हो जाएगी, वहाँ पे बिल्कुल लो लेवल तक पहुँच जाएंगे। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए नेतृत्व का प्रभावी प्रदर्शन अनिवार्य है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और एक लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा 6। इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको कोई भी 3 अटैम्प्ट करना पड़ता है। ये होते हैं हमारे 10 नंबर के, इक्वल आपके मार्क्स होंगे। ईजिली 4 to 5 पेज में इसको ख़त्म कर देना। थोड़ा हाथ जल्दी चलाना क्योंकि 1 ही घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। 3 to 4 पेज इसमें इनफ होता है। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। करिश्माई राजनीतिक नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? किन गुणों के आधार पर किसी नेतृत्व को करिश्माई नेतृत्व कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। अभी ऊपर हमने करिश्मा के बारे में थोड़ा पढ़ा ही था, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी इसमें। इसकी भूमिका देखते हैं। राजनीतिक नेतृत्व केवल पद, सत्ता या कानून से नहीं चलता, बल्कि जनता का विश्वास, भावना से भावना और जुड़ाव से चलता है। मतलब अगर आपने जनता का विश्वास जीत लिया, उसकी भावना से आप कनेक्ट हो गए, उससे जुड़ गए, जनता से जुड़ गए, तो ही क्या है, आपका जो राजनीतिक नेतृत्व है वो बढ़िया चलेगा। जब कोई नेता अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं, विचारों और व्यवहारों से जनता को गहराई से प्रभावित करता है, बिल्कुल डीपली आप कनेक्ट हो गए जनता से, लोग स्वेच्छा से उसका अनुसरण करते हैं, मतलब अपनी मर्जी से लोग आपकी बात को फॉलो करेंगे, फिर तब उसे नेतृत्व को करिश्माई नेतृत्व कहा जाता है। और ऐसे ही नेतृत्व, जो ऐसा ही लीडरशिप है, उसको कहेंगे वाओ जादू, बढ़िया वाला क्या कहलाएगा, वो नेतृत्व कहलाएगा। आधुनिक राजनीति में करिश्माई नेतृत्व जनता को संगठित करने और राजनीति सहभागिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आजकल के टाइम में लोगों की भागीदारी को इस टाइप का नेतृत्व ही क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। अब देख लेते हैं हम इसके नेतृत्व का अर्थ क्या है, करिश्माई नेतृत्व का। इसका करिश्माई राजनीतिक नेतृत्व का देख लेते हैं एक बार। करिश्माई राजनीतिक नेतृत्व वह नेतृत्व है जिसमें नेता की व्यक्तिगत आकर्षक शक्ति, मतलब वो क्या है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। भावनात्मक अपील, मतलब वो जो अपील करता है, जो भी बात बोलता है, लोग उसको मतलब मना नहीं कर पाते इस तरीके से। आत्मविश्वास, इतना कॉन्फिडेंस है भाई उस इंसान के अंदर। और दृष्टि, मतलब उसका विजन बहुत बढ़िया है। मतलब वो आगे तक की सोच चलता है कि वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि अगर मैंने ये बोला तो ये होगा, ये बोला तो ये होगा। तो मतलब ये 4 पॉइंट जो है, वो ही क्या डिसाइड कर रहे हैं, हमारी करिश्माई राजनीति के नेतृत्व को डिसाइड कर रहे हैं। तो आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है दोबारा। अगर मैं आसान बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, तो क्या कहेंगे हम, करिश्माई नेता वह नेता है जो लोग जिसे लोग दिल से मानते हैं, केवल कानून से नहीं। मतलब वो लोगों के दिल में ना घर कर जाता है, उसके दिल में एक पार्ट बना लेता है, अपनी जगह बना लेता है, वही क्या कहलाता है, हमारा करिश्माई नेता बनाता है। देखिए इसकी इमेज, ऐसे इस तरीके से करिश्माई नेता होता है, मतलब कुछ इस तरीके से उसकी पावर्स होती है, ये लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे। आगे बढ़ते हैं। करिश्माई शब्द का अर्थ क्या है, कहाँ से है? करिश्मा ग्रीक भाषा का शब्द है, कैरिस से बना है। करिश्मा ग्रीक भाषा के शब्द कैरिस से बना है, जिसका मतलब होता है ईश्वरीय गुण या विशेष आकर्षण। मतलब उसके अंदर कुछ भगवान टाइप में, मतलब ऊपर वाले अल्लाह भगवान जो भी है, अल्लाह भगवान जो भी आप जिसको मानते हो, वो वाले उसके अंदर क्वालिटीज़ होती है, समझते हैं कि उसी का रूप है। और इसके अंदर कुछ विशेष आकर्षण होता है कि लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस तरीके के लोग होते हैं ये। राजनीति में करिश्मा का अर्थ है असाधारण प्रभाव, मतलब कि
भाई सर पे हाथ रख देंगे कि क्या कर दिया इसने, मतलब कितने ज़्यादा इसने लोगों को अट्रैक्ट कर दिया, अपनी तरफ मोड़ लिया। वो चीज़ है ये। आगे बढ़ते हैं। जनता पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर। लोग के ऊपर मतलब बहुत ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डाल देता है, दिमाग में छप जाता है उनके। जनता उसके बारे में मजबूर हो जाती है सोचने की कि क्या है वो, क्या है, और सोच सोच के उसको अपने दिल में जगह दे देती है। लोगों में आशा और विश्वास पैदा कर देती है ये शक्ति, जो करिश्माई लीडरशिप होती है वो। करिश्माई नेतृत्व की प्रमुख परिभाषा, कुछ परिभाषा है, पढ़ लेते हैं हम पहले। मैक्स वेबर बोलते हैं करिश्मा, मैक्स वेबर का नाम तो याद ही रखना, ये हर बार मतलब इस पॉलिटिकल थॉट के अंदर जो हमारा कम्युनिकेशन वाला ही वाला है, इसके अंदर ज़्यादा इसका ही नाम याद हो रहा है, तो मैक्स वेबर का नाम अच्छे से याद कर लेना। करिश्माई नेतृत्व नेता की असाधारण व्यक्तिगत विशेषताओं पर आधारित होता है, मतलब ये नेता की बहुत ज़्यादा असाधारण जो व्यक्तिगत है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो क्वालिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। डेन नाइमो क्या बोलते हैं, करिश्माई नेता जनता को भावात्मक रूप से जोड़कर राजनीतिक समर्थन प्राप्त करता है, मतलब उसको इमोशनली जनता से कनेक्ट कर लेता है और जनता का सपोर्ट पा लेता है। लेकिन ब्रायन क्या बोलते हैं, ब्रायन मैकनेयर क्या बोलते हैं, करिश्मा नेतृत्व को वैधता और लोकप्रियता प्रदान करता है, मतलब जो लीडरशिप है, अगर उसके अंदर कुछ करिश्माई चीज़ें हैं तो क्या करता है वो अपनी लीडरशिप को वैलिड कर देता है, लीगल कर देता है और उसको पॉपुलर कर देता है लोग जनता के अंदर। लेकिन महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, नेतृत्व बल से नहीं, नैतिक शक्ति से चलता है। इसने बोला, महात्मा गांधी ने बोला है कि अगर आप में नैतिक शक्ति है तो आपका जो नेतृत्व है उसको ताकत की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे चलेगा। लेकिन नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं, नेता वह है जो दूसरों में आशा जगा दे, उम्मीदें जगा दे, वही क्या है, नेता है। ये बोला है हमारे नेल्सन मंडेला ने। आगे बढ़ते हैं। करिश्माई राजनीतिक नेतृत्व के गुण, मतलब ऐसी क्या क्वालिटी होती हैं जो एक करिश्माई नेता के अंदर होती हैं, वो पढ़ेंगे। पहला है हमारा असाधारण व्यक्तित्व, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। ये क्या है, करिश्माई नेता का व्यक्तित्व सामान्य नेताओं से बिल्कुल अलग होता है। उसकी बहुत मतलब या तो बहुत ज़्यादा सादगी पसंद होगा, उसमें क्या होगा, साहस बहुत होगा। गंभीरता, मतलब वो थोड़ा सीरियस होगा। गंभीरता लोगों को क्या कर देती है, आकर्षित कर देती है। यही तीन चीज़ क्या करती है, लोगों को अट्रैक्ट कर देती है कि हाँ कुछ तो है इसमें। उदाहरण के लिए जैसे कि गांधी जी का सादा जीवन, जिसकी बात हर जगह है कि गांधी जी बहुत ज़्यादा सादा थे, बहुत सादा, मतलब मतलब कॉटन का कपड़ा लपेट के रहते थे, बहुत सिंपल पर्सनालिटी थी। लेकिन यहाँ पे जो मंडेला है, नेल्सन मंडेला, उनकी गरिमा की, मतलब अपनी गरिमा के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया उन्होंने। नेक्स्ट क्या है, प्रभावशाली भाषण और शब्दों की शक्ति, मतलब उनकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जो बिल्कुल जनता के दिलों में घर कर जाती है। और उनका भाषण बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। मैं यहाँ पे आपको नाम देना चाहूँगी ध्रुव राठी। उसका भी भाई बहुत ही अच्छा, मतलब उसका क्या है, हमारा जो वर्ड सिलेक्शन है बहुत बढ़िया है। और एक एक लॉजिकल फैक्ट के थ्रू जनता को इस तरीके से कनेक्ट कर देता है कि जनता मजबूर हो जाती है सोचने के लिए कि हाँ क्या ये सच में बोल रहा है। वो किसी भी चीज़ को इतना कोट कर देता है कि हम भी इस पर बिलीव करने लगते हैं, और काफ़ी हद तक उसकी बातें सही भी होती हैं। और दूसरा एग्जाम्पल मैं दे दूँगी आपको, जो हमारे 1853 के अंदर स्वामी विवेकानंद ने जो वहाँ पे भाषण दिया था, जिसकी वजह से जो इंडिया है मोस्ट पावरफुल कंट्री के नाम पे पॉपुलर हो गया था। जब उन्होंने बोला था, विवेकानंद ने हमारे अमेरिकी भाइयों बहनों शिकागो के अंदर, तो पूरी गड़गड़ाहट से तालियों की, मतलब पूरा का पूरा जो हॉल था वो मतलब बज गया था इस तरीके से। तो इस तरीके की उसमें चीज़ होनी चाहिए करिश्माई नेता के अंदर। चलो इसमें पढ़ते हैं आगे। करिश्माई नेता अपने शब्दों से लोगों के मन को छू लेता है। उसके भाषण आशा, संघर्ष और प्रेरणा से भर देता है। किसको, जनता की चीज़ों को, मतलब भाषा को, उनकी आशा को बढ़ा देता है। उनके संघर्ष और प्रेरणा से वो अपनी भी संघर्ष और प्रेरणा को क्या करेगा, इसमें जोड़ने का काम करेगा। करिश्माई नेता अपने शब्दों से लोगों के मन को छूता है। उसके भाषा उसकी भाषण जो है, जो उसका भाषण है, आशा, संघर्ष और प्रेरणा से भरा होता है। मतलब उसकी बातों में आपको इतना जज्बा दिखेगा, इतना मोटिवेशन दिखाएगा, आपका भी खून खोल उठेगा, कहेंगे हाँ चलो पढ़ते हैं आज, कुछ तो कर ही देंगे। उदाहरण के लिए करो या मरो, आई हैव अ ड्रीम, ये इसके एग्जाम्पल्स। भावनात्मक जुड़ाव क्या है, ऐसे नेता जनता की समस्याओं, दुख और आकांक्षाओं को खुद से जोड़कर देखता है। जनता को लगता है ये नेता हमारा है।
जब वो जनता की प्रॉब्लम को समझेगा तो जनता भी समझेगी कि हाँ, ये हमारे लिए काम कर रहा है, ये हमारा नेता है, और फिर उसके सपोर्ट में आ जाती है। आत्मविश्वास और सुदृढ़ विश्वास, इससे क्या है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सुदृढ़ता बढ़ती है। कैसे? करिश्माई नेता अपने विचारों पर पूरा विश्वास रखते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता है उनको, और उसका आत्मविश्वास जनता को क्या करता है, साहस देता है। जनता भी सोचती है कि इसको इतना यकीन है, तो ज़रूर इसने कुछ सोच के इतना यकीन किया होगा, जनता भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। स्पष्ट दृष्टि मतलब क्लियर विजन क्या है ये? करिश्माई नेता केवल वर्तमान की नहीं, भविष्य की दिशा भी दिखाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि स्वतंत्र भारत का सपना, अगर वो लोग जो नेता थे, अगर वो ये सपना नहीं देखते हैं, तो क्या लगता है कि आज भारत आज़ाद हो जाता? समानता और न्याय, समानता और न्याय का समाज, ये सब क्या है, आगे की विजन है। पहले थी लेकिन अब तो मान के चलो अब तो है काफी। संकट के समय उभरना, अक्सर करिश्माई नेता संकट के समय उभरते हैं। संकट में जनता को मतलब आश्वासन देते हैं कि चलो ये संकट भी टल जाएगा, ये दिन भी कट जाएगा, अच्छे दिन आएंगे। नैतिक और आदर्शवादी छवि, ऐसा नेता कैसा होता है? बिल्कुल नैतिक होता है। ऐसा नहीं कि भेदभाव कर रहा है किसी पर्टिकुलर कास्ट को लेकर, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर बायस है, नहीं। वो नैतिक है, सबको इक्वल ट्रीट कर रहा है वो। ऐसे नेता नैतिक मूल्य की बात करते हैं, जैसे कि सत्य की बात करेगा, वो न्याय की बात करेगा, वो समानता की बात करेगा, वो बलिदान की बात करेगा। कौन? करिश्माई नेता। जन समर्थन पर आधारित शक्ति, करिश्माई नेता की शक्ति क्या होती है? कानून से उसको नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी जनता से, क्योंकि वो जनता से पूरा अटैच है। जनता उसका सपोर्ट करेगी बिल्कुल। करिश्माई राजनीतिक नेतृत्व के उदाहरण, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? पहले तो महात्मा गांधी का लिख लेना, इन्होंने क्या क्या दिया था? सत्य, अहिंसा, नैतिक करिश्मा था इनका। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या था? बौद्धिक और वैचारिक करिश्मा था इनका। विश्व के लेवल पे अगर हम देखें तो नेल्सन मंडेला हो गए, ये इनका क्या था? क्षमा और मेल मिलाप का इनका सिद्धांत था। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे? इन्होंने समानता का सपना देखा था, जिसकी वजह से समानता लोगों में फैल गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। करिश्माई नेता का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है भाई करिश्मा नेता का? ये भी तो जानना जरूरी है ना, हमने इतना कुछ पढ़ लिया उसके बारे में। इम्पोर्टेंस क्या है इसका? जन आंदोलन को शक्ति प्रदान करता है। अगर आपको आंदोलन करना है तो पावर जो है वो कौन देगा? करिश्माई नेता ही उसको पावर कर, मतलब उसको पावर देगा किसी भी जन आंदोलन को। राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देता है। ऐसे नेता जो मतलब जो जनता से बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं, वो जितने भी मतलब लोगों को मतलब जितना अपील करेगा, उतना ही जनता उसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होगी और उसमें सहभागिता बढ़ाएगी। जनता को प्रेरित करता है, मतलब मोटिवेट करेगा जनता को। लोकतंत्र को सक्रिय बनाता है। जब भागीदारी बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली लोकतंत्र क्या हो जाएगा हमारा? सक्रिय हो जाएगा। करिश्माई नेतृत्व की सीमाएं, अगर मेरा थोड़ा स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रहा होगा तो स्पीड कम करके भी सुन सकते हैं। करिश्माई नेतृत्व, लेकिन इसकी बच्चों कुछ सीमा भी है। सीमा क्या है? पहला है व्यक्तिगत केंद्रित राजनीति। अब यहाँ पे हमने देखा कि एक ही नेता ऐसा है जो पूरे पूरे चीज़ों को क्या कर रहा है? हैंडल कर रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर क्या हो जाएगा? वो डिपेंड हो जाएगा। सब कुछ नेता के ऊपर ही डिपेंड हो जाएगा। संस्थाओं की कमजोरी, जब एक ही के ऊपर सब कुछ है तो वो क्या करेगा? मनमानी भी कर सकता है। बाकी सब लोग क्या है, थोड़े कम हो जाएंगे, उसका पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसमें संस्था कमज़ोर पड़ सकती है। अंधभक्ति का खतरा, कुछ लोग इतने ज़्यादा अंधभक्त हो जाते हैं उसको लेके कि अब वो भाई, अगर अब वो निरंकुश भी हो जाएगा ना, तभी उसके पीछे उसकी माला जपते रहेंगे जपते रहेंगे। ये नहीं देखेंगे, अपना दिमाग चलाना ही बंद कर देंगे, उसी की तरफ अट्रैक्ट ही रहेंगे। ऐसा होने लगता है। जनता आलोचनात्मक सोच खो बैठती है ऐसे में। अगर इसके अब इसके आगे हम करेंगे इसका लास्ट समालोचनात्मक विश्लेषण क्या है, कि करिश्माई नेतृत्व लोकतंत्र के लिए प्रेरक होता है, मतलब उसको प्रेरणा तो देता है, लेकिन यदि इसे संविधानिक संस्थाओं, नियमों और उत्तरदायित्व से जोड़ा जाए ना जाए, अगर जोड़ा नहीं गया, तो ये लोकतंत्र को क्या कर सकता है? चुनौती दे सकता है, लोकतंत्र को खत्म भी कर सकता है। इसलिए करिश्मा संस्थागत व्यवस्था, स्वतंत्रता, अगर हम करिश्माई जो नेतृत्व है वो और संस्थागत व्यवस्था, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी क्या बनेगी? हमारी स्वस्थ लोकतंत्र हमारा स्थापित हो जाएगा। लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे स्ट्रॉन्ग सा। अतः निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि करिश्माई राजनीतिक नेतृत्व की व्यक्तिगत विशेषताओं और जनता की भावनात्मक समर्थन पर आधारित होता है। ये नेतृत्व राजनीति सहभागिता को बढ़ाता है और समाज को दिशा देता है, किंतु लोकतंत्र की मजबूती के लिए करिश्माई नेतृत्व को उत्तरदायी और संस्थागत ढांचे से जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संचार का अध्ययन करते हुए, मतलब जब हम राजनीतिक संचार के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, तब चुनाव विश्लेषण यानी कि सेफोलॉजी एक महत्वपूर्ण पद्धति है। मतलब जो सेफोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्धति है। इसकी हमें क्या करनी है, विवेचना। क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। यहाँ बात चल रही है राजनीतिक संचार की। जब इसके बारे में हम जब पढ़ रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, तब चुनाव विश्लेषण को इंग्लिश में सेफोलॉजी बोलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पद्धति, तरीका है, इसकी हमें विवेचना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। राजनीतिक संचार यानी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है। मतलब अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसकी बैकबोन जो होती है हमारा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता है, यानी राजनीतिक संचार होता है। इसके माध्यम से ही राजनीतिक दल, नेता और सरकार जनता तक अपने क्या करेंगे, विचार, नीतियाँ और कार्यक्रम पहुँचाते हैं। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता इन संदेशों को कैसे ग्रहण करती है, उसका राजनीतिक व्यवहार किस प्रकार प्रभावित होता है। ये बेसिकली जनता के नेचर के बारे में बात करेगी कि जनता का क्या नेचर है, किस तरीके की जनता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो किस चीज़ को ज़्यादा मतलब वैल्यू कर रही है, कौन सी जो, अगर कोई भी दल है, मतलब 2-3 दल है, सबके अलग अलग मतलब डोमेन थे, अलग अलग उनकी नीतियाँ थी। तो ऐसी कौन सी नीतियाँ ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहीं जो किसी पर्टिकुलर जगह की जनता को इफ़ेक्ट किया और जनता ने उसको चुना, इन सब के बारे में पढ़ना ही सेफोलॉजी के अंदर आता है। आगे डिटेल में देखते हैं इसको। इसी उद्देश्य से चुनाव विश्लेषण यानी सेफोलॉजी, पी साइलेंट है इसके, इसलिए सेफोलॉजी पढ़ते हैं इसको, को राजनीतिक संचार के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण पद्धति माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसी क्या मतलब ऐसी क्या इसने रणनीति अपनाई थी, ऐसी क्या इसकी स्ट्रेटजी थी कि इसके सारे वोटर्स इसको मिल गए, और इस एक तरफ इसकी ऐसी क्या स्ट्रेटजी रही जिसकी जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए और इसके पास ज़्यादा वोटर्स वगैरह नहीं रहे। तो इसमें इसमें हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर डिफरेंस वगैरह। सेफोलॉजी का अर्थ देखते हैं कि है क्या भाई ये भला सेफोलॉजी। सेफोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी सेफोस से बना है, जिसका मतलब होता है मतपत्र यानी वोट। अर्थात सेफोलॉजी वे अध्ययन पद्धति है जिसमें चुनाव के माध्यम से मतदाताओं के वर्ग, मतलब चुनाव जो हुआ है तो उससे पता चलता है कि जो मतदाता थे, जो वोटर थे, उनका क्या बिहेवियर था, क्या मतलब उनका व्यवहार क्या था, उनकी विचारधारा क्या थी, कैसी उनकी थिंकिंग थी। जनमत और राजनीतिक संरचना, राजनीतिक संचार को प्रभाव, राजनीतिक संचार का प्रभाव, उसका विश्लेषण किया जाता है। मतलब जितना भी उन्होंने संचार किया उसका क्या प्रभाव रहा है, आगे जनता उनकी बात को पहचान पाई या नहीं पहचान पाई, इन सब के बारे में ही हम पढ़ते हैं सेफोलॉजी के अंदर। अगर मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो ये होता है हमारा मतदाता किसी संदेश से प्रभावित हुआ और क्यों, इसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, हमारा सेफोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक संचार के अध्ययन में राजनीतिक संचार के अध्ययन में सेफोलॉजी का महत्व, कि मतलब जब हम भी राजनीतिक अध्ययन करते हैं तो उसमें सेफोलॉजी का क्या महत्व है राजनीतिक संचार के अंदर। चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं होते, मतलब चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं कि सत्ता बदल रही है, बल्कि राजनीतिक संचार की सफलता या असफलता का दर्पण होता है। मतलब कि आपने जितना भी संचार किया, राजनीतिक पॉलिटिकल जितना भी कम्युनिकेट किया है, वो हमारा सक्सेसफुल हो पाया या फिर नहीं, आप जनता से कनेक्ट कर पाए या नहीं, इसका आईना कौन होता है, हमारा सेफोलॉजी होता है। वही बताते हैं कि हाँ भाई कितना सक्सेसफुल आपका चुनाव, मतलब राजनीतिक संचार कितना इफेक्टिव रहा। सेफोलॉजी कैसे राजनीतिक संचार को समझने में सहायक होती है, उसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं हम लोग। पहला है मतदाता का व्यवहार का अध्ययन। सेफोलॉजी के अंदर देखते हैं कि मतदाता का व्यवहार कैसा है। सेफोलॉजी बताती है कि मतदाता किन मुद्दों से प्रभावित हुआ, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसने मतदाता को प्रभावित कर दिया, किस नेता या दल का संदेश ज़्यादा प्रभावी रहा, किस माध्यम यानी कौन सा भाषा था, वो भाषण कौन सा तरीका था, मीडिया या फिर सोशल मीडिया से अधिक असर ज़्यादा पड़ा वहाँ लोगों के ऊपर। इसे राजनीतिक संचार की प्रभावशीलता
स्पष्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक संदेश की प्रभावशीलता। हम इसमें क्या देख रहे थे, दोबारा एक बार बता देती हूँ। सेफोलॉजी की कैसे राजनीतिक संचार को समझने में सहायक है, हम वो देख रहे थे। पहले देखा है हमने मतदाता व्यवहार का अध्ययन कैसे हो रहा है। हम इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना, क्यों, कैसे सहायक है, हम कैसे समझ पा रहे हैं राजनीतिक संचार को सेफोलॉजी से। तो पहले है हम मतदाता का अध्ययन कर लेते हैं, उनके व्यवहार का। नेक्स्ट हमने देख लिया राजनीतिक संदेश की प्रभावशीलता का विश्लेषण। इसमें क्या है भाई, इसमें चुनाव परिणाम ये दर्शाते हैं कि कौन सा नारा सफल रहा, कौन सा प्रचार रणनीति असफल हो गई, भावनात्मक अपील ज़्यादा प्रभावी था या तर्कसंगत, ये जिसने लॉजिकल दिया वो ज़्यादा इफेक्टिव था या फिर जिसने इमोशनल लोग कनेक्ट किया वो इफेक्टिव था। आगे देखते हैं। इससे संचार की दिशा और गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है। मीडिया और प्रचार की भूमिका का अध्ययन। इसमें क्या है, चुनाव, आधुनिक चुनाव के अंदर जैसे कि हो गया टीवी, हो गया अखबार, हो गया सोशल मीडिया, हो गया डिजिटल प्रचार, राजनीतिक संचार के प्रमुख साधन हैं। सेफोलॉजी ये विश्लेषण करती है कि इन माध्यमों से मतदाता को किस हद तक प्रभावित किया जा सकता है, ये इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जनमत। जनमत की पहचान यानी पॉलिटिकल ओपिनियन। पॉलिटिकल ओपिनियन क्या कहता है, चुनावों के माध्यम से ये समझा जा सकता है कि जनता सरकार से चाहती क्या है, आखिर कौन से मुद्दे जनता के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से वादे जनता को आकर्षित कर रहे हैं, जनता को कौन से वादे अपनी तरफ खींच रहे हैं। इस प्रकार सेफोलॉजी जनमत को क्या करता है, समझने का साधन है। नेक्स्ट है राजनीतिक नेतृत्व और छवि का मूल्यांकन करता है। चुनाव परिणाम ये बताते हैं कि नेता की छवि सकारात्मक थी या फिर नकारात्मक, कितना मतलब सक्सेसफुल रहा लीडर हमारा, नेतृत्व का संचार कौशल कितना ज़्यादा प्रभावी था या फिर नहीं, ये भी हमें सेफोलॉजी बताता है। जनता नेता को कितना ज़्यादा, कहाँ पे थे, कितना ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती है, ये पता चल जाता है इसके अंदर। सामाजिक आर्थिक कारकों का प्रभाव कैसा होता है इसके अंदर, सेफोलॉजी के माध्यम से ये समझा जाता है कि कौन सी जाति है, वर्ग है, धर्म है, शिक्षा, आर्थिक स्थिति राजनीतिक संचार को किस तरीके से प्रभावित करती है, ये सेफोलॉजी बताएगा। राजनीतिक संचार में सेफोलॉजी की उपयोगिता। उपयोगिता क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है हमारी सेफोलॉजी की राजनीतिक संचार में, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में। पहला तो है ये लोकतंत्र को समझने में क्या करती है, मदद करती है। चुनावी रणनीतियों के निर्माण में क्या है, उपयोगी है, यूजफुल है। इससे हम क्या है, चुनाव की रणनीति बना सकते हैं, राजनीति बना सकते हैं, कैसे हम आगे चुनाव के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। संचार की जो कमजोरियाँ हैं, इससे पता चल जाता है कि ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो हमने अपने संचार में बढ़ती, हम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए और हम जीत नहीं पाए, ये सब हमें सेफोलॉजी बता रही है। राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाती है और नीति निर्माण को दिशा देती है सेफोलॉजी। सेफोलॉजी की सीमा देख लेते हैं और इसकी आलोचना भी देख लेंगे। ये क्या होती है, चुनाव के, ये सिर्फ चुनाव के बारे में बताएगी भाई, कि चुनाव जो भी हुआ वहाँ पे किस लिए हुआ, किस, ये सब चुनाव चुनाव के चारों तरफ घूम रही है ये बात। ये पद्धति केवल चुनाव पर अधिक निर्भर करती है, जबकि जो राजनीति है, राजनीतिक संचार निरंतर प्रक्रिया, ये हमेशा चलती रहती है, लेकिन ये सिर्फ चुनाव के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट है भावात्मक पहलू की उपेक्षा। यहाँ भावना इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार मतदाता निर्णय भावनाओं के आधार पर, मतलब उस, अब वो उसका दिल किसी नेता से जुड़ा, भले ही अच्छा ना हो, लेकिन हो या फिर ना हो, लेकिन अब उसकी भावना जुड़ी हुई है तो वो उसको वोट दे रहा है, जिससे आंकड़ों क्या है पूरी तरीके से समझना क्या होता है कभी कभी कठिन हो जाता है। क्षेत्रीय विविधता की अनदेखी, मतलब सभी क्षेत्रों में संचार का प्रभाव समान नहीं होता, अलग अलग जगह पे, क्षेत्र पे अलग अलग उसका प्रभाव होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, तो हर जगह पे सेम नहीं होगा उसका प्रभाव। अल्पकालिक निष्कर्ष, ये सिर्फ छोटे टाइम के लिए निष्कर्ष दिखाता है। चुनाव परिणाम हमारे तत्काल परिस्थितियों को से प्रभावित हो सकते हैं। अभी कुछ अगर प्रभावित कोई ऐसी स्थिति चल रही है तो उससे क्या है, ये इफेक्टिव हो सकते हैं। इसका लास्ट में मूल्यांकन देख लो। समालोचनात्मक मूल्यांकन क्या कहता है इसका, सेफोलॉजी राजनीतिक संचार के अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक पद्धति है, किंतु इसे अन्य विधियों जैसे कि सर्वेक्षण हो गया, साक्षात्कार हो गया, सामग्री विश्लेषण के साथ जोड़ना आवश्यक है, ताकि संचार पूर्ण रूप से तस्वीर सामने आ सके। मतलब कह रहे खाली आप नतीजों को देख के मत उसको निकालो,
आप ये सब चीज़ों का इस्तेमाल भी करो, ताकि जो वास्तव में जो जनता की मतलब चाह रही है वो आप इजीली और बिल्कुल सटीकता से सबूत के साथ आप उस चीज़ को पता कर पाए। इसलिए इन सब चीज़ों को भी आपको जोड़ना चाहिए। खाली सेफोलॉजी को में खाली खाली जनता की वोट के थ्रू आप ये सब मत सोचो, ये कहना चाह रहा है ये। फाइनली हमारा निष्कर्ष आ गया है। निष्कर्ष देख लेते हैं हम। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि चुनाव विश्लेषण यानी सेफोलॉजी राजनीतिक संचार के अध्ययन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद्धति है। ये न केवल मतदाता व्यवहार को समझने में सहायक है, बल्कि राजनीतिक संदेशों, प्रचार रणनीतियों और नेतृत्व की प्रभावशीलता का भी विश्लेषण करती है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति को समझने में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सो फाइनली हमने पूरा अपना PYQ कर लिया। ये प्रीवियस ईयर था हमारा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको डिटेल में एक एक चीज़ समझा दी है। आपको करना इतना है कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज कर सकें। इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ लेना, ताकि पेपर में कोई भी पॉइंट आप ना भूलो और अच्छे सारे पॉइंट्स को आप लिख लेना। कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे आपकी कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ, मेरी वीडियो कुछ यूज़फुल है। इसलिए मैं मोटिवेट हो जाती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। इसलिए कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।